नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र पुस्तक के तहत आरओ की परीक्षा से संबंधित जो पूर्व वर्षों की प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत हम लोग देख रहे थे सब्जेक्ट दोस्तों पॉलिटी। ठीक है, जिसके तहत हम लोगों ने एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। यह हमारी पॉलिटी से संबंधित दोस्तों दूसरी वीडियो है। चलिए स्टार्ट करेंगे दोस्तों। क्या है टॉपिक देखेंगे, ध्यान से देखिए दोस्तों। टॉपिक है हमारा महान्यायवादी और सीएजी। ठीक है, महान्यायवादी और सीएजी यानी कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल और कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, महान्यायवादी और सीएजी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिएगा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। क्या है, कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 1481 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 1481 के तहत इसका सही आंसर ऑप्शन है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, कह रहा है कि भारत के सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं दोस्तों। क्या है, भारत के सीएजी जो हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं तो लोक वित्त संरक्षक के रूप में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो भारत के सीएजी हैं दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वह कार्य करते हैं लोक वित्त संरक्षक के रूप में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्या है देखेंगे। चलिए दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न क्या है देखेंगे ध्यान से। कह रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है। क्या है, कह रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने का क्या है दोस्तों, देखेंगे देखते हैं दोस्तों तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसके पास है? क्या है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि संसद को। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पार्लियामेंट को। ठीक है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है दोस्तों ऑप्शन सी संसद की। ठीक है, पार्लियामेंट की। चलिए बढ़ेंगे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? क्या है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी महान्यायवादी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए देखेंगे क्या कह रहा है। पहला है दोस्तों, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्या है, पहला है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो यह स्टेटमेंट हमारा सही है। कह रहा है कि उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। ठीक है, कह रहा है कि उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। तो यह भी पॉइंट दोस्तों हमारा सही दिया गया है। ठीक है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह पॉइंट सही है। और दूसरा दिया गया है कि उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं, यह भी पॉइंट हमारा सही दिया गया है। चलिए तीसरा पॉइंट देखेंगे क्या दिया गया है। तीसरा पॉइंट दोस्तों कह रहा है कि उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। ठीक है, फिर कह रहा है कि संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, यह भी हमारा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा केवल एक एवं दो। ठीक है, ए केवल एक और दो स्टेटमेंट सही है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है, कह रहा है कि संसद। ठीक है दोस्तों, देखेंगे संसद के तहत है हमारा लोकसभा। ठीक है, अगला टॉपिक संसद, संसद के तहत है हमारा लोकसभा। चलिए देखेंगे, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में, क्या है, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में दो सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? ठीक है, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में दो सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? दोस्तों यह 2007 का प्रश्न था। वर्तमान परिस्थिति में हम देख लेंगे क्या इसका प्रावधान है दोस्तों। चलिए देखते हैं।
कह रहा है कि अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास थी। ठीक है, राष्ट्रपति इस समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को लोकसभा में नामित कर सकता था। ठीक है, लेकिन दोस्तों 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, याद रखिएगा 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 334 में संशोधन कर दोस्तों लोकसभा एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को तो 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष किया गया, परंतु आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के नामांकन के प्रावधान को 70 वर्ष के बाद दोस्तों क्या कर दिया गया, निष्प्रभावी कर दिया गया है। ठीक है, तो यह प्रावधान अब हमारे संविधान से दोस्तों खत्म कर दिया गया है। ठीक है, प्रश्नकाल के दौरान इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, आंग्ल भारतीय। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है, क्या है, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है दोस्तों, तो वह है 550। ठीक है, वह है 550। ठीक है, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है दोस्तों वह है 550। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि कथन और कारण। ठीक है, कह रहा है कि राजग सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि राजग सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है, तो इसका आंसर देख लेंगे दोस्तों। दिया गया है ए, यानी कि ए तथा आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी कि राजग सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती है, यह भी कथन सही है दोस्तों। कारण दिया गया है कि इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ क्या है, इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ दोस्तों मतदान का भी प्रावधान है, यह कारण भी हमारा सही है, यानी कि कारण कथन की सही व्याख्या करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है, कह रहा है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। क्या है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मावलंकर। ठीक है, ऑप्शन ए जीवी मावलंकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर। चौथा नंबर प्रश्न हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो। क्या है, यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या होगी। क्या है, कह रहा है कि यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर दोस्तों दिया गया है, यहाँ पे स्टार मार्क किया गया है। ठीक है, यानी कि कोई भी ऑप्शन हमारे सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या दिया गया है। चलिए ध्यान से देखेंगे। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, संसद का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हम लोगों ने लोकसभा को देखा, अब संसद का जो सेकंड पार्ट है दोस्तों उसमें हम लोग राज्यसभा को देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न बनते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। क्या है, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन डी होगा, राज्यसभा में 12 सदस्य। ठीक है, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है दोस्तों राज्यसभा में 12 सदस्य। कहाँ से, जिन्हें दोस्तों साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। ठीक है, तो राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ दोस्तों। कह रहा है कि भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। क्या है, भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत का संघ। ठीक है, फिर कह रहा है भारत का प्रदेश, उप प्रदेश, डोमिनियन। ठीक है, फिर कह रहा है विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति, तो इसका तीनों ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि 1, 2 एवं 3 सही है। क्या है, भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। पहला है भारत का संघ, सही है। भारत का प्रदेश, उप प्रदेश, डोमिनियन, यह भी सही है। विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति के लिए, तो इसका तीनों ऑप्शन ऑप्शन डी यानी कि 1, 2, 3 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा तीसरा नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्यसभा। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यसभा। चलिए बढ़ेंगे चौथे नंबर प्रश्न की तरफ।
कह रहा है कि राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है। क्या है? राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि 30 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि 30 वर्ष। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि राज्यसभा का अध्यक्ष, क्या है? राज्यसभा का अध्यक्ष दोस्तों उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, कह रहा है कि राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही आंसर ऑप्शन, चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा। छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है। क्या पढ़ेंगे? अभिकथन क्या दिया गया है? कह रहा है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता। यह बिल्कुल सही है दोस्तों कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता। ठीक है, फिर कह रहा है कि उसके कारण क्या है? उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो यह भी हमारा कारण भी सही दिया गया है। ठीक है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, अभिकथन दिया गया है, यह बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि कारण उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यह भी हमारा सही है दोस्तों। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। कह रहा है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। क्या है? संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि 108, आर्टिकल 108 के तहत। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है? कह रहा है संसद का जो थर्ड पार्ट है, कह रहा है कि कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया। क्या है? कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया। कथन कह रहा है दोस्तों कि सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है कि इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है। ठीक है, क्या है? कथन कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। तो यह कथन सही है। फिर कह रहा है कि कारण इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है। तो इसका सही आंसर दिया गया है दोस्तों। क्या है? कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है। क्या है? ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है इसका अगला प्रश्न? चलिए दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं। क्या है? कह रहा है कि संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अध्यक्ष लोकसभा। क्या क्या दिया गया है? फिर कह रहा है कि उपाध्यक्ष लोकसभा, फिर कह रहा है कि महासचिव लोकसभा, फिर कह रहा है अध्यक्ष राज्यसभा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी कि डी सभी चारों। ठीक है, क्या है? अध्यक्ष लोकसभा, यहाँ देखिए अध्यक्ष लोकसभा, उपाध्यक्ष लोकसभा, महासचिव लोकसभा, अध्यक्ष राज्यसभा। तो इसका सही आंसर सभी चारों। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? क्या है? कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 253। फिर से देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 253। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा चौथा नंबर प्रश्न? ध्यान से देखिएगा। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। ठीक है, कह रहा है ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? क्या है? राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि 14 दिन के अंदर। ठीक है, 14 दिनों के अंदर दोस्तों राज्यसभा को धन विधेयक प्राप्त होने के इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? ध्यान से देखिए छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखेंगे। चलिए दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या है?
वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए ध्यान से देखिएगा। पहला कह रहा है कि वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। कह रहा है कि यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कह रहा है कि यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। कौन सा कथन सही है? यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में जो कथन सही है दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन डी, यानी कि यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। चलिए 7वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 108 के तहत। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 8वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है दोस्तों? कह रहा है कि भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। क्या है? भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, ठीक है। क्या है फिर देखेंगे। कह रहा है भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर दीजिए। क्या है? लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 15 सदस्य दोस्तों लोकसभा से होते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा से, कुल होते हैं हमारे 22 सदस्य, ठीक है। क्या है? 15 सदस्य होते हैं दोस्तों लोकसभा से, 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से, कुल मिला के होते हैं दोस्तों हमारे 22 सदस्य लोक लेखा समिति में, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। क्या है? कह रहा है कि सर्वोच्च संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 122 यानी कि 122 के तहत, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 122 यानी कि इसका बी ऑप्शन। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों स्टार मार्क किया गया है। चलिए डिटेल हम लोग देख लेंगे क्या दिया गया है। कह रहा है कि प्रश्नकाल के दौरान यदि 2007 की बात करें, कह रहा है प्रश्नकाल के दौरान एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या 25 थी, ठीक है, जिसे 2008 के अधिनियम फरवरी 2009 में अधिसूचित के द्वारा बढ़ाकर 30 कर दिया गया था, ठीक है। यदि वर्तमान के हिसाब से देखें दोस्तों तो कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार वर्तमान में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है, यानी कि 33 न्यायाधीश और एक हमारे मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। यदि 2019 के अनुसार दोस्तों उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार देखें तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश दोस्तों समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है, यानी कि 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 33। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं, तो एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 न्यायाधीश होते हैं। इसका सही आंसर वर्तमान के अनुसार हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। फिर देखेंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 126 के अनुसार, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों, तो इसका सही हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ, ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखेंगे क्या कह रहा है।
कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। ठीक है, क्या है, अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। दोस्तों, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है देखेंगे ध्यान। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में संविधान की मूल संरचना यानी कि बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है वह है। क्या है, भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायिक व्याख्या। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा न्यायिक व्याख्या। क्या है, भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है। ऑप्शन बी यानी कि न्यायिक व्याख्या। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत क्या है, ऑप्शन बी यानी कि न्यायिक व्याख्या। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। क्या है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनहित याचिका से। क्या है, भारत में जो न्यायिक सक्रियता है दोस्तों वह संबंधित है जनहित याचिका से। ठीक है, यानी कि PIL से, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है दोस्तों ऑप्शन बी जनहित याचिका से। चलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नया टॉपिक है दोस्तों हमारा राज्यपाल यानी कि गवर्नर। क्या है, संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था क्योंकि। क्या है, संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था क्योंकि पहला पॉइंट है इसका तात्पर्य होता एक दूसरा निर्वाचन। ठीक है, इसका तात्पर्य होता एक दूसरा निर्वाचन। ठीक है, पहला पॉइंट दोस्तों हमारा सही है। ठीक है, फिर कह रहा है कि निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता। क्या है, निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता। तो यह ऑप्शन हमारा सही नहीं है। ठीक है, फिर कह रहा है कि निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता। क्या है, निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है। यह हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका तात्पर्य होता एक दूसरा निर्वाचन, यह भी सही है। और निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता, यह सही है। जबकि निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता, यह ऑप्शन हमारा गलत दिया गया। चौथा पॉइंट देखेंगे क्या है। चौथा पॉइंट है दोस्तों, कह रहा है कि राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। क्या है, राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। ठीक है, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। ठीक है, तो इस प्रकार सही आंसर जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि 1, 3 और 4। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है, कह रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, क्या है, किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि आर्टिकल 213 के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। ध्यान से देखिएगा, सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों और पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों टॉपिक क्या है हमारा, राज्य विधान मंडल। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है। क्या है, किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, विधानसभा सीटों की सर्वाधिक संख्या 403 उत्तर प्रदेश में है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार। क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या हो सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, न्यूनतम होगा 60, अधिकतम होगा 500। न्यूनतम हो जाएगा 60 और अधिकतम हो जाएगा 500। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा,
कह रहा है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, तो पहला दिया गया है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो यह हमारा दोस्तों पॉइंट सही है कि मुख्यमंत्री जो हैं वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। यह भी पॉइंट हमारा सही है दोस्तों। मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, यह भी पॉइंट सही है। और सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, यह भी पॉइंट सही है। चलिए देखेंगे अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है दोस्तों, यह कह रहा है कि सामान्यतः मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं, यह ऑप्शन हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी सही नहीं है। जबकि डी कह रहा है कि मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं, यह पॉइंट हमारा सही है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन सी हमारा सही नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, कह रहा है कि मुख्यमंत्री संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। क्या है, कह रहा है कि वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। क्या है, वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, यह ऑप्शन हमारा सही नहीं है। ठीक है, चयनित नहीं दोस्तों, नियुक्त किया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है। क्या है, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, यह पॉइंट हमारा सही है। कह रहा है कि वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, यह भी सही है। फिर कह रहा है डी, उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। क्या है, उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, यह भी पॉइंट हमारा सही है। जबकि वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, यह ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है हमारा अगला, चलिए दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या है, गणपूर्ति क्या है। कह रहा है कि राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। क्या है, 10 सदस्य, क्या है 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। ठीक है, कह रहा है कि राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। ठीक है, चलिए कह रहा है कि छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि किसी राज्य का विधानमंडल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। तो किसी राज्य का विधानमंडल, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है अगला प्रश्न, कह रहा है कि धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो। क्या है, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है। क्या है, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, फिर देखेंगे प्रश्न को, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या है, सही आंसर इसका हो जाएगा 3 माह से अधिक तक नहीं। क्या है, 3 माह से अधिक तक नहीं, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। क्या कह रहा है, पहला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि एक ऐसी याचिका, क्या है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट को कहा जाता है। क्या है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट या याचिका को कहा जाता है ऑप्शन बी मैंडमस। ठीक है, ऑप्शन बी मैंडमस या परमादेश, ऑप्शन बी मैंडमस या परमादेश। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्या है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, यानी कि आर्टिकल 241 के तहत। ठीक है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 241। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या है, सारे प्रश्न बहुत ही
चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है। क्या है? भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि 7वीं अनुसूची में। ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि 7वीं अनुसूची में। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चौथा है, कह रहा है कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। क्या है? कह रहा है कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि उच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी यानी कि उच्च न्यायालय के द्वारा। कह रहा है कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के द्वारा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला जो टॉपिक है वह है हमारा केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। कह रहा है कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? क्या है? केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 245 तथा आर्टिकल 246। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है अगला प्रश्न? ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित है। क्या है? वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर कह रहा है कि निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? क्या है? निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया भी जाता है और वसूला भी संघ के द्वारा जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। क्या है? कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लेंगे। कह रहा है कि निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया भी जाता है और वसूला संघ के द्वारा जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? तो इसका आंसर है कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा अगला प्रश्न? कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? क्या है? कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी भाग 11 में। ठीक है, ऑप्शन बी भाग 11 में। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो ऑप्शन बी भाग 11 में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है। क्या है? सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है। तो इसका सही आंसर केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों में से। क्या है? केंद्र और राज्यों के पारंपरिक संबंधों में से। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों में से। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि आपात उपबंध, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन। चलिए ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है इसका सही आंसर? चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान, क्या है, दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि आर्टिकल 356 के तहत। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न है आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? क्या है? आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है तो संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है दोस्तों। ठीक है, क्या है? कह रहा है कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, ऑप्शन बी संसद द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? क्या है? चलिए देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? तो युद्ध हो सकता है, बाह्य आक्रमण हो सकता है, सशस्त्र विद्रोह भी हो सकता है, पर आंतरिक अशांति
नहीं हो सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं है? तो वह है हमारा आंतरिक अशांति, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो दोस्तों हमारा टॉपिक है वह है वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है दोस्तों। तो केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, तो ऑप्शन डी इसका केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि आर्टिकल 280। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, देखेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? क्या है? केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? तो आर्टिकल 208 के तहत गठित वित्त आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था निकाय नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा योजना आयोग। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था निकाय नहीं है? ऑप्शन बी योजना आयोग। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, योजना आयोग का अध्यक्ष दोस्तों होता है ऑप्शन बी यानी कि प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है? कह रहा है कि योजना आयोग, कह रहा है योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष क्या हैं? क्या है? योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं। तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि प्रधानमंत्री। ठीक है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है दोस्तों? योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है चौथा नंबर प्रश्न? कह रहा है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना, क्या है? भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से। क्या है? संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से। कह रहा है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई, तो संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे। कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है। क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि अगला जो टॉपिक है लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग। क्या है? लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग। कह रहा है कि लोकपाल विधेयक 2011 के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? कह रहा है कि लोकसभा में 4 अगस्त 2011 को इसे पूरा स्थापित किया गया। क्या है? लोकसभा में 4 अगस्त 2011 को इसे पूरा स्थापित किया गया। ठीक है, तो यह पॉइंट हमारा सही है। कह रहा है कि श्री पी चिदम्बरम गृह मंत्री द्वारा इसे पूरा स्थापित किया गया। यह हमारा पॉइंट जो है दोस्तों वह सही नहीं है। ठीक है, फिर कह रहा है तीसरा कि इसे अस्थाई समिति को भेज दिया गया। यह भी पॉइंट हमारा सही है। फिर चौथा कह रहा है कि सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे कमजोर कहा गया है। ठीक है, यह भी पॉइंट हमारा सही है दोस्तों। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि लोकसभा में 4 अगस्त 2011 को इसे पूरा स्थापित किया गया था। यह हमारा सही है। फिर कह रहा है कि इसे अस्थाई समिति को भेज दिया गया है। यह भी हमारा सही है। फिर कह रहा है चौथा पॉइंट कि सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे कमजोर कहा गया है। यह भी पॉइंट हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, तो जो सही नहीं है वह है हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, लोकसभा में लोकपाल विधेयक 4 अगस्त 2011 को दोस्तों संसदीय कार्य मंत्री वी नारायण स्वामी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ना कि गृह मंत्री श्री पी चिदम्बरम द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। केवल 1, 3, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन डी। यहाँ देखेंगे केवल 1, 3 और 4। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा अगला प्रश्न? ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संतुष्टि की थी के अध्यक्ष थे। क्या है? ध्यान से देखिएगा कि प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संतुष्टि की थी अध्यक्ष थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष थे। क्या है? प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संतुष्टि की थी के अध्यक्ष थे ऑप्शन ए यानी कि
मोरारजी देसाई इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसकी रिपोर्ट अनुशंसात्मक प्रकृति की होगी। क्या है, इसकी रिपोर्ट अनुशंसात्मक प्रकृति की होगी, तो पहला पॉइंट हमारा सही है। ठीक है। फिर कह रहा है कि इसकी नियुक्ति संसद के अनुमोदन से हुई है। क्या है, इसकी नियुक्ति संसद के अनुमोदन से हुई है, यह पॉइंट हमारा दोस्तों गलत है। ठीक है, यह पॉइंट हमारा गलत है। फिर है तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि इसकी अध्यक्षता जस्टिस एम.एन. वेंकट चलैया कर रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हमारा दोस्तों सही है कि इसकी अध्यक्षता जस्टिस एम.एन. वेंकट चलैया कर रहे हैं। फिर कह रहा है चौथा कि यह देश की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा, यह पॉइंट हमारा सही नहीं है। ठीक है, सही पॉइंट कौन कौन सा है देख लेंगे। कह रहा है कि इसकी रिपोर्ट अनुशंसात्मक प्रकृति की होगी। ठीक है, फिर कह रहा है कि इसकी अध्यक्षता जस्टिस एम.एन. वेंकट चलैया कर रहे हैं, यह भी सही है। संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग से संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, तो पहला पॉइंट, इसकी रिपोर्ट अनुशंसात्मक प्रकृति की होगी, यह पॉइंट सही है। और इसकी अध्यक्षता जस्टिस एम.एन. वेंकट चलैया कर रहे हैं, यह पॉइंट सही है। तो सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि 1 तथा 3 हमारा सही है। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या दिया गया है। चलिए ध्यान से देखिए। चलिए दोस्तों, ठीक है, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अधिनियम दिए गए हैं और संशोधन। कह रहा है कि संविधान का 94वां संशोधन अधिनियम 2006। ठीक है, संविधान का 94वां संशोधन अधिनियम 2006, तो यह हमारा सुमेल हो जाएगा